नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 11 अगस्त के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के क्वेश्चन को देखने से पहले एक छोटा सा सुधार आपको ध्यान में रखना है, जो कि कल के डेली क्विज से जुड़ा हुआ है। कल के डेली क्विज में क्वेश्चन नंबर 2 में हमने प्रादेशिक सागर के ऊपर चर्चा की थी, जहां पर 12 समुद्री मील के जगह पर 22 समुद्री मील वीडियो में चला गया था। तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि वह 22 समुद्री मील नहीं 12 समुद्री मील है, जैसा कि वहां पर लिखा गया है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अब आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 4 कथन दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहां पर पहला कथन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल अधिकरण यानी कि आईएसए समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1982 के तहत स्थापित एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर चर्चा हो रही है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल अधिकरण यानी कि आईएसए के बारे में। और अगर हम आईएसए की स्थापना के बारे में बात करें तो आईएसए, जिसे हम इंग्लिश में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के नाम से जानते हैं, उसे 1982 में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि अनक्लॉज के तहत इसे स्थापित किया गया था। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह आधार रेखा से 200 समुद्री मील से आगे के महाद्वीपीय शेल्फ के आधार पर बाहरी सीमाओं की स्थापना से संबंधित मामलों पर तटीय देशों को बाध्यकारी सिफारिशें करता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये काम आईएसए का नहीं है। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से परे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र में सभी खनिज संबंधी गतिविधियों को आईएसए द्वारा विनियमित किया जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है आईएसए के कार्यों के बारे में। जैसा कि इस कथन में कहा गया है कि आईएसए के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र में सभी खनिज संबंधी गतिविधियों को विनियमित किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र क्या होता है। यहाँ पर आईएसए के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र को डिफाइन किया गया है और कहा गया है कि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जो भी समुद्र तल है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र के रूप में जानते हैं, जो कि आईएसए के क्षेत्राधिकार के तहत आता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अनक्लोज के द्वारा राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार क्षेत्रों को 12 समुद्री मील क्षेत्रीय समुद्र के रूप में रेखांकित किया गया है और उसके बाद के क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र कहा जाता है, जो कि आईएसए के क्षेत्राधिकार के तहत आता है। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। चौथा कथन है, आईएसए विशेष रूप से एसडीजी 6 के समय पर और प्रभावी क्रियान्वयन में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आईएसए विशेष रूप से एसडीजी 6 को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करता है। अगर हम एसडीजी 6 को देखें तो यहाँ पर है एसडीजी 6, जिसमें कहा गया है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये काम आईएसए का नहीं है। यहाँ पर अगर हम 14th पॉइंट को देखते हैं तो जहाँ पर लिखा हुआ है लाइफ बिलो वाटर, इसको लेकर के आईएसए के द्वारा काम किया जाता है। यानी कि आईएसए एसडीजी गोल नंबर 6 के लिए नहीं बल्कि एसडीजी गोल नंबर 14 के लिए काम करता है, जिसमें कहा गया है लाइफ बिलो वाटर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आईएसए विशेष रूप से सतत विकास के एसडीजी 14 को लागू करने के लिए काम करता है, एसडीजी 6 के लिए नहीं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर चौथा कथन भी गलत हो जाता है। यानी कि सिर्फ पहला और तीसरा कथन सही है। और इसके आधार पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और तीसरा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज भी आपको कल के पीआईबी में मिल जाएगा, जिसका शीर्षक है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह से डीप ओशियन मिशन टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस at a total budget of 4,077 crore for 5 year during the period of 2021 to 26। तो इस न्यूज को भी आप लोग देख लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा
निम्नलिखित में से किसके लिए एक वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करती है? और यहाँ पर आपको 5 पॉइंट दिए गए हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है वैश्विक पर्यावरण सुविधा की, जिसे हम इंग्लिश में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी कि GEF के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना 1992 के रियो अर्थ समिट के पूर्व संध्या पर हमारे ग्रह की सबसे अधिक पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए की गई थी। और अपने बनने के बाद से ही इन समस्याओं को दूर करने के लिए काफी अनुदान दिया जाता है, उनका वित्त पोषण किया जाता है। और अगर हम देखें तो GEF के द्वारा निम्नलिखित सम्मेलनों के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य किया जाता है, जिसमें जैविक विविधता पर कन्वेंशन शामिल है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन शामिल है, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन शामिल है, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी इसमें शामिल है, और पारे पर मिनीमाता सम्मेलन भी इसमें शामिल है। यानी कि इन बड़े कार्यों के लिए GEF के द्वारा पैसा खर्च किया जाता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो भी 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, इन सभी को GEF के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सारे पॉइंट इसमें शामिल हैं। कल के PIB में इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज भी आया है, जिसका शीर्षक है विश्व जैव ईंधन दिवस पर वेबिनार का आयोजन किया गया, जहां पर GEF की चर्चा की गई है और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इस न्यूज को भी आप लोग देख लेंगे, जो कि कल के PIB में दिया हुआ है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उन्होंने 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत बिहार और झारखंड क्षेत्र में एक आंदोलन शुरू किया। उनके संघर्ष के फलस्वरूप 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। उन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। परिच्छेद में जिस आदिवासी नेता के बारे में बात की जा रही है वह है, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसे ही धरती आबा का नाम आपने यहाँ पर देखा, इसका मतलब यहाँ पर बिरसा मुंडा की बात हो रही है। तो सिर्फ इस पॉइंट से आप यहाँ पर समझ सकते थे कि यहाँ पर किस आदिवासी नेता की बात की जा रही है, और यहाँ पर बात की जा रही है बिरसा मुंडा की। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा, जिन्हें की धरती आबा के नाम से जाना जाता है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में भी आया है, जिसका शीर्षक है द साइलेंट एरास्योर ऑफ आदिवासियत। इस न्यूज को भी आप लोग पढ़ लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा पर्वत दर्रा लद्दाख में स्थित है? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो है जोजिला। अगर हम जोजिला की बात करें तो जोजिला श्रीनगर, कारगिल और लेह को मिलाता है। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है नाथुला, और नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, यानी कि यहाँ पर दूसरा पॉइंट इसका आंसर नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है बोमडिला। अगर हम बोमडिला की बात करें तो बोमडिला अरुणाचल प्रदेश और लासा को मिलाता है, और इसके आधार पर देखा जाए तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है वो है मुलिंगला। अगर हम मुलिंगला की बात करें तो मुलिंगला उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, यानी कि यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ और सिर्फ जोजिला, जो कि श्रीनगर, कारगिल और लेह को जोड़ता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1। लद्दाख से जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जिसका शीर्षक है हाउ द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 317 हैज सेट द स्टेज फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लद्दाख। तो इस न्यूज को आप लोग जरूर पढ़ लेंगे, और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन बनाया गया था। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई है? यहां पर इसे UNFCCC सचिवालय के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका नाम था मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, UNFCCC सचिवालय। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में, जिससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के PIB में आया था, जिसका शीर्षक है FPI स्कीम फॉर रूरल एरिया। और यहाँ पर
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की बात हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जिसे कि 2016-17 में शुरू किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य भोजन की बर्बादी को कम करना, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना, साथ ही साथ किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य से काम करना था। और यहाँ पर इससे जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी को यहाँ पर एकत्रित किया गया। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के कौन कौन से घटक हैं, यानी कि कौन कौन से स्कीम इससे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम भी इससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, फूड प्रोसेसिंग की क्षमता का निर्माण और विस्तार, इसको लेकर के जो काम किए जा रहे हैं वो भी इसके अंदर आता है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन और संस्थान और ऑपरेशन ग्रीन, ये सारे के सारे स्कीम जो है इसके घटक हैं और इसी को लेकर के इस न्यूज़ में चर्चा की गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, जिसके तहत बहुत सारे स्कीमों को मिलाकर के काम किया जा रहा है। तो ध्यान में रखेंगे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज कर लेंगे, जिन टॉपिक से जुड़े हुए हैं उन टॉपिक्स को आप लोग पढ़ लेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।